Good afternoon. Good afternoon everyone. आज की क्लास में हमने कल कहाँ तक टॉपिक खत्म किया था? रिप्रेजेंटेटिव मॉडल हमें कवर करना है, राइट? एक बार पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ, फिर आज की क्लास शुरू करेंगे. मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. ओके. सो मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी शुरू करना है हमें. एंड अभी तक हमने डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं. यस, कल क्लास थी रजत, डाउट क्लियरिंग सेशन था, लेकिन उसमें हमने डेमोक्रेसी डिस्कस किया था. ठीक है. उसमें हमने डिबेट समझी थी अमर्त्य सेन की ली क्वान यू के साथ में. हमने लैरी डायमंड का स्टेटमेंट समझी थी डेमोक्रेसी को लेकर के. एंड साथ में हमने समझा था डेविड हेल्ड का कॉस्मोपॉलिटन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और बेसिक चीज़ें डेमोक्रेसी की कल कवर की गई थी. अब आज डेमोक्रेसी में डिस्कस करना है हमको, सीधा मॉडल्स पे आना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट देखो हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब मॉडल्स कवर करना शुरू करेंगे हम. तो मॉडल्स में कल मैंने आपको बताया था, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, एक होता है डायरेक्ट मॉडल, पार्टिसिपेटरी मॉडल. तो जो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल होगा ये होता है इनडायरेक्ट मॉडल. ये इनडायरेक्ट होता है जिसमें हम डायरेक्टली हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. एंड रिप्रेजेंटेटिव में फिर फर्दर दो डिविजन्स रहती हैं. पहली डिवीजन रहेगी डेलीगेट मॉडल, फिर होगा एनलाइटन मॉडल. डेलीगेट मॉडल का मतलब होता है कि जैसे पावर्स जो होती हैं डेलीगेट की जाती हैं, मतलब ओरिजिनल पावर रहेंगी लोगों के पास में ही. ठीक है. अगर लोगों के हिसाब से नहीं बनाया गया लॉ या फॉलो किया गया, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं इनको इनके व्यूज़ नहीं लेकर के चलते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्टेट होगा ऐसा लॉ बना रहा है आर्बिट्रेरी मैनर में, तो लोग इसमें रिवोल्ट कर सकते हैं उस स्टेट के खिलाफ. तो ये सेम चीज़ है कि स्टेट इज़ अ ट्रस्ट एंड पीपल आर द ट्रस्टीज, जो हमने जॉन लॉक में पढ़ा था. एंड हमने देखा था कि जॉन लॉक ने भी यही बोला था कि अगर लोगों की विशेष के अगेंस्ट में स्टेट कुछ काम करता है, तो फिर क्योंकि स्टेट के पास में ओरिजिनल पावर नहीं है, डेलीगेटेड पावर है, तो फिर लोग रिवोल्ट कर सकते हैं. तो यानी यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको जो लोग चाहते हैं वैसे ही लॉस बनाने पड़ेंगे. तो इसमें जॉन लॉक और बेंथम डेलीगेट मॉडल में आते हैं. अब आता है जॉन स्टुअर्ट मिल का भी एक और मॉडल होता है कि इसी में रहता है इनडायरेक्ट में, विच इज एनलाइटेंड मॉडल. अब जॉन स्टुअर्ट मिल ये मानते हैं कि इसमें एनलाइटेंड रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी जहाँ पर पॉलिटिशियंस को ये लगता है कि लोगों का अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो पॉलिटिशियंस वहाँ पर अपनी सोच समझ से इंटरफेयर कर सकते हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ सही काम कर सकते हैं. तो क्योंकि इन लोगों के पास में अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए इनको लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. इनके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ इनको सही लगती है, बिकॉज दे हैव रैशनैलिटी, एक्सपीरियंस है, अपने मुताबिक वो लॉज बनाएंगे, अपने मुताबिक इन द सेंस दैट कि अपने हिसाब से गवर्न करेंगे. ठीक है. जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाएंगे. तो रिप्रेजेंटेटिव जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसके खिलाफ होते हैं रॉसू, क्योंकि रॉसू डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं. ऐसे ही गांधी, ऐसे ही एम एन रॉय होंगे, मार्क्सिस्ट हैं एम एन रॉय. एंड एम एन रॉय रेडिकल ह्यूमनिस्ट आइडिया को प्रमोट करते हैं, रेडिकल ह्यूमनिज्म को प्रमोट करते हैं, जिसके चलते एम एन रॉय रेडिकल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे. यानी ग्रास रूट लेवल पे, यानी मार्जिनलाइज सेक्शन के अगेंस्ट में
इसमें ये बोलेंगे कि मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए अलग से इनको एम्पावरमेंट देने की ज़रूरत है, तो यानी इनके लिए डेमोक्रेसी के ऊपर काम करेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनको देनी चाहिए, जो लोग एक्सप्लॉइट जिनका होता है एक्सप्लॉइटेशन, या जो लोग मार्जिनलाइज है। अब इसमें आते हैं जेपी नारायण। जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो ये तो था रिप्रेजेंटेटिव जो हमने कल कवर किया था। फिर हमने देखा कि पार्टिसिपेटरी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इसमें लिबरलिज्म के भी कुछ आइडियाज हैं और मार्क्सिज्म के भी हैं। लिबरलिज्म के आइडियाज भी पार्टिसिपेटरी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जाएंगे, जैसे रॉसू है वो पार्टिसिपेटरी में लिबरल हैं रॉसू। एट द सेम टाइम रॉसू चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों के, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के चलते लोगों के पास में अभी हैप्पीनेस नहीं है, तो ये लोग सपोर्ट करेंगे कि लोग डायरेक्टली स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें अपनी रियल विल के साथ में। अगर अपनी रियल विल के साथ में कोई भी पार्टिसिपेट करता है स्टेट के अफेयर्स में एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है, तो ऐसे में लोगों को इससे जो भी राइट्स उनको चाहिए, लोगों को लॉस फॉलो करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने मर्जी मुताबिक बनाए हुए लॉस को फॉलो करेंगे, तो उनको फ्रीडम रियलाइज होगा, उनके लिए फ्रीडम रहेगा यहाँ पर। एंड ऐसे ही मार्क्सिज्म में आते हैं एम एन रॉय। तो ये जो है इन्हीं को यहाँ पर कैटेगराइज करोगे अगर आप, तो मार्क्सिज्म में चले जाएंगे एम एन रॉय, क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए बोलते हैं कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है या जो भी कम्युनिटी है मार्जिनलाइज्ड वर्किंग क्लास के, इनके लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए कि अपने कंसर्न्स डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। सो दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अपने आप को गवर्न कर सके। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए रहेगी। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कुछ और मॉडल्स आते हैं विद इन दैट। ठीक है, इसमें हमको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। अगर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट, तो इसके अलग अलग मॉडल्स हैं। जैसे किसी किसी कंट्री में मेजोरिटेरियन मॉडल देखने को मिलेगा, किसी में प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेजोरिटेरियन मॉडल एंड दिस प्रोपोर्शनल मॉडल। तो इसमें क्या डिफरेंस है मेजोरिटेरियन एंड प्रोपोर्शनल मॉडल में? मेजोरिटेरियन का मतलब है कि जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं वो मेजोरिटी वाले होने चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी के होने चाहिए। दैट मीन्स इसमें क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी रहेगी इट विल बी बेस्ड ऑन, देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इन द सेंस दैट मेजोरिटी के जो लोग रहेंगे, मेजोरिटी डिसाइड करेगी कि इनके रिप्रेजेंटेटिव कौन पावर में आएगा। ठीक है, तो जितने भी सिटीजन होते हैं, सो देयरफॉर इसको बोला जाता है डेमोक्रेसी बेस्ड अपॉन मेजोरिटी रूल। डेमोक्रेसी मेजोरिटी। प्रोपोर्शनल में क्या होता है, प्रोपोर्शनल में मेजोरिटी नहीं होती, यहाँ पर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जिस प्रोपोर्शन में जो पॉपुलेशन प्रेजेंट है उसके उतने रिप्रेजेंटेटिव्स। मान लीजिए कि 100, एक कंट्री में 100 लोग हैं, उसमें से 50 लोग मान लीजिए कि हिंदूज हैं, और देयरफॉर इन टोटल अगर पार्लियामेंट में 10 का रिप्रेजेंटेशन है, तो 50 के हिसाब से यहाँ पर 5 लोगों को कम से कम 5 हिंदूज को यहाँ पर होना पड़ेगा प्रोपोर्शन के हिसाब से। ऐसे ही मान लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 50 मुस्लिम्स हैं, तो यहाँ पे 5 मुस्लिम्स होंगे, यानी प्रोपोर्शन रहेगा हिंदूज एंड मुस्लिम्स का। तो दैट इज द प्रोपोर्शनल मॉडल। ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग टाइप के इलेक्टोरल सिस्टम देखने को मिलते हैं। मतलब मेजोरिटेरियन मॉडल में कि मेजोरिटी ही रूल करेगी, लेकिन जो इलेक्टोरल सिस्टम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉलो होता है। जैसे इंडिया में इलेक्टोरल सिस्टम अलग टाइप का है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, फ्रांस में अलग है, इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। तो पहले देखते हैं प्लूरैलिटी सिस्टम। प्लूरैलिटी सिस्टम मॉडल जो हमें देखने को मिलता है वो है इंडिया में। इंडिया में क्या रहता है, ये लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। एक चीज याद रखिएगा, दिस इज द लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव। लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैसे है, क्योंकि इंडिया में अगर मान लीजिए लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा या इसको बोलते हैं जनरल इलेक्शंस,
लोकसभा के इलेक्शंस होगी या लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के, इनके जो इलेक्शंस रहते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। यहाँ पर क्या रहता है कि मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेट्स से दैट अंबाला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो अंबाला से चूज करना है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उससे हमें एक कैंडिडेट, कौन कैंडिडेट पावर में आएगा ये पता करना है। तो इसमें यहाँ पर अलग अलग पार्टीज compete कर रही होंगी अम्बाला में, जैसे कि एक INLD है, ठीक है, पार्टी, एक बीजेपी हो गई, दूसरी लेते हैं यहाँ पे कांग्रेस। तो ये तीनों हैं, और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर है, ठीक है। ये 4 पार्टीज यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसमें क्या रहेगा कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी वोट लेकर के आएगी, जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो पार्टी पावर में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि INLD ने लिए टोटल 100 वोट्स हैं, ठीक है, टोटल 100 वोट्स हैं। 100 क्या छोटा नंबर लेके चलते हैं, थोड़ा और याद रहेगा। मान लो टोटल 10 हमको यहाँ पर वोट्स थे, तो टोटल 10 में से लेट्स से दैट INLD को मिले 2 वोट, ठीक है, बीजेपी को मिले हैं 3 वोट, कांग्रेस को मिले हैं 2 वोट, ठीक है, एंड यहाँ पर 3 वोट मिले, या बीजेपी को मिले 4 वोट, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, 2 4 2, एंड यहाँ पर रहेगा 2, इतने वोट्स मिले हैं। या अलग अलग भी हो सकते हैं, 2-3 किसी को मिल सकते हैं, हो सकता है इनको एक ही मिला हो, इनको फिर 3 मिल जाएंगे यहाँ से, लेट्स से दैट अलग अलग नंबर लेते हैं। इस तरीके से इनको इतने वोट्स मिले 10 में से, तो पार्टी कौन बनाएगी? पार्टी बनाएगी, पावर जो अब में रहेगी, पावर में रहेगी बीजेपी, बीजेपी रहेगी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 वोट मिले हैं 10 में से। बाकी के जो 6 लोग थे, उन लोगों ने तो बीजेपी के फेवर में वोट ही नहीं किया, उसके बावजूद बीजेपी पावर में है, क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी तो मिली, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिवनेस पूरी नहीं है, लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है ये वाला मेथड। क्योंकि आप देखो 4 के मुकाबले 6 बड़ा है नंबर, तो उस हिसाब से ये तो 50% भी नहीं हुआ 4, तो फिर किस हिसाब से मेजॉरिटी मानी? लेकिन इंडिया में ये फॉलो होता है, ठीक है। तो 4 जो लोग करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली हर एक पार्टी को अगर देखो तो इस तरीके से बनेगा, तो पावर में ही आएंगे। और ये भी है कि ऑब्वियसली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आपस में कोई वो नहीं है कि ये मर्ज कर रहे हैं, या INLD भी मर्ज नहीं कर रहा है, या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई इन्होंने ऐसे संगठन नहीं बनाया है अपना। तो उस सिचुएशन में बीजेपी पावर में रहेगी। ये है हमारा इंडिया का केस, ठीक है। तो याद रखना है, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि हर जगह मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी ही है, हर कंट्री में अलग अलग टाइप के यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको सिस्टम्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर बीजेपी आएगी। अब आते हैं सेकंड मेजॉरिटेरियन मॉडल पे, विच इज सेकंड बैलेट सिस्टम। अब सेकंड बैलेट सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है फ्रांस में। फ्रांस में सेकंड बैलेट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे मेजॉरिटी की परसेंटेज दी होती है कि जो भी कैंडिडेट पावर में आएगा उसको 50% वोट चाहिए, साथ में 1 वोट उसका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 1 वोट ज्यादा रहेगा, इतना अगर उसको वोट मिलेगा तो वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो फ्रांस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। रियल एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रही हूँ, नॉमिनल की बात नहीं कर रही हूँ। रियल हेड प्रेसिडेंशियल पोजीशन है वहां पर। तो वहां पे सेकंड बैलेट सिस्टम होता है। सेकंड बैलेट सिस्टम में क्या रहता है कि मान लीजिए कि फ्रांस में इलेक्शंस करने हैं, तो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, A, B एंड C, 3 कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ पर 50+1 चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से दैट इस A कैंडिडेट को मिले हैं 49% वोट, B कैंडिडेट को मिले हैं 40
8% वोट, ठीक है। और सी कैंडिडेट को बहुत ही कम मिले हैं, दैट इज 3% वोट, ठीक है। इतना इनको वोट मिला है। लेट्स सी, अब ये तो इतना ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, लेकिन हाँ ये और भी डिवीजन हो सकता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ इजी एग्जाम्पल हम इसको ऐसे फॉलो करेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको ये लिखना नहीं है, आपको वहाँ पर सिर्फ ये लिख करके आना है कि मेजोरिटेरियन में ये मॉडल्स होते हैं, प्रोपोर्शनल में ये मॉडल्स होते हैं, उसमें एक दो लाइनें, दो तीन बातें, बस दैट्स इट। क्लैरिटी के पर्सपेक्टिव से आई एम टेलिंग यू, ए बी और सी इनके पास में क्राइटेरिया रहेगा कि 50% प्लस 1 वोट होना चाहिए। तो ए के पास में तो 49 आए हैं, इनके पास 48 आए हैं, मेजोरिटी किसी के पास भी नहीं है। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस में हुआ कि पहले जब इलेक्शन कराया गया तो इसमें देखने को मिला कि किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो यहाँ पर ये पूरा मेथड कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, कैंसिल कैसे होगा, लेकिन ये जो सी है, क्योंकि इनको 3% वोट मिले थे, तो सी को कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई, इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि इनको नहीं मिले उतने सिग्निफिकेंट वोट्स। मान लीजिए इसको मिले होते, इनको 28 मिले हैं और इनको 23 मिले हैं, ठीक है। अगर ऐसे भी मानते हैं तो भी सी ही डिस्क्वालीफाई होगा, क्योंकि इन तीनों में से जिसको भी कम परसेंटेज होगा वोट का, वो डिस्क्वालीफाई होगा ही होगा। अब उसके बाद में सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शन होगा, यानी दोबारा से, पहले एक बार वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी, इलेक्शन कमीशन यहाँ का बताएगा कि कौन सी पार्टी जीती या नहीं जीती। अगर कोई नहीं जीती है तो इलेक्शन कमीशन सी को डिस्क्वालीफाई करके ए और बी कैंडिडेट को अब चांस देगा कि नए इलेक्शन में सिर्फ ए और बी रहेंगे, ताकि 50% वोट किसी एक को अब मिलेगा ही मिलेगा। 50+1 होना चाहिए इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इनको बोला जाएगा कि आप लोग दोबारा से वोटिंग होगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए ए को मिले 51% और इनको मिले हैं 49%, तो ए को ज्यादा मिले तब ए प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो दैट इज द सेकंड बैलेट सिस्टम। लेकिन सेकंड बैलेट सिस्टम बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले देखो, फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन में आपने वो पूरा फ्यूटाइल प्रोसेस रहा, क्योंकि कोई फायदा नहीं हुआ। आपने वोट भी दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपने सारे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहाँ पर पूरा मॉनिटर किया, वहाँ पर अपने लोग भेजे कि सब कुछ चेक करें, है ना। तो एक्सपेंडिचर कितना हाई रहेगा, एग्जॉस्टिव प्रोसेस रहेगा इलेक्शन कमीशन के लिए, एक बार करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो सेकंड टाइम अगर होने लगा तो कितना ज़्यादा उस पर आप वेस्ट कर रहे हो पैसा सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ये इसकी कुछ खामियां हैं सेकंड बैलेट सिस्टम की। अब आते हैं ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम पे। इसमें क्या होता है, इसमें ये ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी फ्रांस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में इम्प्रूवमेंट इस टाइप का है कि मान लो 3 कैंडिडेट हैं, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी में क्या रहेगा कि मान लो ए को मिले हैं 49% वोट, इनको मिले हैं अब 48% वोट, और इनको मिलेंगे 3% वोट, वही सेम क्राइटेरिया। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा कि एक राउंड ऑफ इलेक्शन हो गए तो उसके बाद हटा करके दोबारा से इलेक्शन करो। अब क्या होगा, सी का इलेक्शन हटा दिया, ठीक है, सी का, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव वोट देना होगा साथ ही में। तो इनका जो भी बैलेट पेपर रहेगा जिसपे जहाँ पर भी वोट कर रहे हैं ये, तो अपनी प्रेफरेंसेस मार्क करेंगे, प्रेफरेंसेस मार्क करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंसेस मार्क करके, जैसे मान लो सी में 3% लोग थे, 3 लोगों ने अपनी प्रेफरेंस दी कि मैं सी को वोट करता हूँ, ठीक है। और अगर सी नहीं पावर में आया तो मुझे सी के अलावा मुझे मान लीजिए ए कैंडिडेट ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल वोटिंग होगी। तो ये सेकेंड प्रेफरेंस अपनी ए को देगा और बी को अपनी थर्ड प्रेफरेंस देगा, ठीक है। सो दिस हैपेंस इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यस, दिस इज फॉर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो दिस इज 1, 2 एंड 3, ये देखने को हमको मिलता है। तो अब इसमें प्रेफरेंस दे दी, तो यानी अब दोबारा से इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। सी के जो वोट्स रहेंगे इन 3 लोगों के, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से इधर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे या इधर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम। जब भी आप वोट करने जाते हैं आप ऑल्टरनेटिवली
अगर आपकी चॉइस नहीं आई तो आप ऑल्टरनेटिवली दूसरा बता देते हो, तो इसके बाद अगर ये नहीं तो वो। सो दैट इज मेजोरिटेरियन। लेकिन मेजोरिटी यहाँ पर भी चाहिए, 50%+1 ही चाहिए एक कैंडिडेट। अब आते हैं प्रोपोर्शनल पे। प्रोपोर्शनल पे ऐसे 50%+1 का कोई क्राइटेरिया नहीं। प्रोपोर्शनल में दो चीजें आती है, एक होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये आयरलैंड में हमको देखने को मिलता है, या फिर इंडिया में भी। इंडिया में इसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में फॉलो किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, जैसे मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी एंड सी। तो इसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस मार्क करके आते हो, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस रहती हैं, ठीक है, वो प्रेफरेंसेस मार्क करोगे। तो उसके हिसाब से जिस भी कैंडिडेट के पास में नहीं है अभी तक भी 50, मान लीजिए कि इसको मिले 48, इसको मिले 49 एंड इनको मिले 3%। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो सी की प्रेफरेंसेस होंगी वो ट्रांसफर होगी, या तो बी के पास जाएंगी या ए के पास जाएंगी। उस हिसाब से जिसका ज्यादा रहेगा, मान लीजिए इसका ज्यादा रहा, बी का ज्यादा रहा, तो बी फिर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर ना एक अलग चीज होती है, जैसे है सिमिलर ये ऑस्ट्रेलिया के ही, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो ये चीज याद रखनी है कि इस सिचुएशन में प्रोपोर्शनल होता है। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि मेजोरिटेरियन हो, यहाँ प्रोपोर्शनल भी रहेगा। आपको मेजोरिटी वोट भी चाहिए, 50+1 चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शन में रहेगा, क्योंकि प्रोपोर्शन के हिसाब से एमपीज और जो एमएलएज होते हैं उनका वोट की वैल्यू डिसाइड की जाती है वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं उनके वोट वैल्यू डिसाइड की जाती है एक फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। और उस फॉर्मूला के थ्रू एक कोटा डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर जैसे 50+1 मैंने लिखा, कि एक्चुअली में 50%+1 नहीं होगा, एक कोटा होगा, कि क्योंकि एमपीज की वैल्यू अलग होती है, एमएलएज की अलग होती है वैल्यू, तो वो पूरा कैलकुलेट करके एक नंबर आएगा हमारे सामने कि इससे ज्यादा होना चाहिए, इतने वोट्स हैं, इससे ज्यादा अगर होगा तो प्रेसिडेंट उसको बनाया जाएगा, उस कैंडिडेट को, जिस भी कैंडिडेट को उस लिमिट से ज्यादा वोट्स मिलेंगे। तो ये पूरा कैलकुलेशन होता है। ये हम आगे कभी प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि प्रेसिडेंट का जो वोट कैलकुलेशन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नॉमिनल ही है, रियल हेड है नहीं, तो फालतू में इतना टाइम और पैसा क्यों वेस्ट करना। तो एमपीज और एमएलएज हमारे जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वही जा करके यहाँ पर इलेक्ट करके आते हैं प्रेसिडेंट। सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ प्रेजेंट है। अब आता है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम कहाँ पर है, फिलीपाइंस में। ये फिलीपाइंस में प्रेजेंट है। और लिस्ट सिस्टम में क्या है, लिस्ट सिस्टम में ये सबसे प्रोपोर्शनल है, इट इज द मोस्ट प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्टी, जो गवर्नमेंट आती है वो इस हिसाब से आती है कि जैसे आपकी कंट्री में अलग अलग कल्चर या एथनिसिटीज हैं, ठीक है, कोई हिंदू है, मुस्लिम्स है, कोई मार्जिनलाइज सेक्शन, वर्किंग क्लास अपने आप काम करना चाहती है, ठीक है, इस हिसाब से अलग अलग पार्टीज मान लो प्रेजेंट है। आगे कुछ सिख हो गए जैसे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हर एक पार्टी अपने अपने रीजन में सभी अपने अपने जो कम्युनिटी रहेगी, अपने प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के हिसाब से उतने ज़्यादा मेंबर्स आएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी एमपीज और एमएलएज का नंबर होगा वो आएगा, और ये खुद ही अपने एमपीज और एमएलए सेलेक्ट करेंगे। तो जब भी नेशनल अगर कोई मान लो एजेंडा है, नेशनल कंसर्न के हिसाब से अगर काम करना है, तो चारों जो ग्रुप्स हैं ये सभी साथ में मिलकर के काम करेंगे, साथ में डिसीजन लेंगे चारों, अगर नेशनल लेवल पे बात होती है। अगर रीजनल लेवल पे कोई बात हो रही है, मान लीजिए एक प्लेस है जहाँ पर हिंदूज ही सारे रह रहे हैं, या फिर हिंदू कम्युनिटी के लिए कोई लॉ बनाना है, तो उसमें फिर इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, अपने हिसाब से वो अपना लॉ बना सकते हैं। दिस इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन मिलती है जिस भी एथनिसिटी या रिलीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो। अंडरस्टूड। कोई डाउट है अब इसमें, आप बता दीजिए अगर कोई डाउट अगर आपको लग रहा हो तो। एनी डाउट इन दीज मॉडल?
मॉडल्स। तो मॉडल्स का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना था। अब आगे आते हैं, मॉडल्स खत्म हो चुके हैं, रिप्रेजेंटेटिव खत्म हो चुका है। जॉन स्टुअर्ट मिल को याद रखेंगे रिप्रेजेंटेटिव मॉडल में, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट ये बोलते हैं कि आज के टाइम पे इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स लाइफ के चलते हम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में। तो इसीलिए हमारे पास में होने चाहिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे बिहाफ पे इन लॉज को बनाए, हमारे बिहाफ पे हमारे इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखें और हमारे इंटरेस्ट में काम करें बेसिकली। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव मोड ऑफ गवर्नमेंट, मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव में याद रखना है कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव के क्रिटिक हैं। एक तो रॉसू इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि रॉसू तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते थे। रॉसू जो डेमोक्रेसी जनीवा में स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट थी उसी को वो प्रपोज करते थे। ऐसे ही गांधी हो गए, जयप्रकाश नारायण, ये सभी क्रिटिसिज्म पार्ट में लिख सकते हो, क्योंकि ये लोग पार्टीलेस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। क्योंकि इनका मानना था कि अगर पार्टीज होती हैं तो पार्टीज इमोरालिटी को प्रमोट करती हैं। गांधी खुद जो पार्टीज हैं उनको कंपेयर करते थे प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में, कि गांधी हैज कंपेयर्ड पार्टी विद प्रोस्टिट्यूट्स, और ये बोलते थे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से अच्छा है पंचायती राज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो अब आते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पे। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो टाइप की, दो फॉर्म्स होती हैं पार्टिसिपेटरी में, जो मैंने आपको पहले बताया। एक तो है लिबरलिज्म की फॉर्म रहती है और एक होती है मार्क्सिज्म की। तो पहले हम कवर करते हैं लेफ्टिस्ट मॉडल जो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, दैट इज द रेडिकल डेमोक्रेसी, जो एम एन रॉय का हमको देखने को मिलेगा पार्टिसिपेटरी में। कौन कौन से मेथड्स है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के? मेथड्स आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, व्हाट आर ऑल द मेथड्स। मेथड होते हैं, रेफरेंडम होता है यहाँ पर। अब ये लोग तो आप रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। रेफरेंडम होता है कोई भी मेजर इशू होता है उसके ऊपर अगर डिसीजन लेना है तो सभी लोगों का डिसीजन लिया जाएगा, रेफरेंडम लिया जाएगा। सभी कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वोट देंगे यहाँ पर, एंड अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट फेवर में किया तो फिर वो वाला इनिशिएटिव अप्लाई कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है कि लोग खुद ही बिल इनिशिएट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया में, इसमें हमारे जो एमपीज और एमएलएज होते हैं या कोई भी प्राइवेट मेंबर होता है जो प्राइवेट यहाँ पर रहता है, बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। वहाँ क्या होता है, लोग खुद से इनिशिएट करते हैं, एमपीज और एमएलएज नहीं करेंगे, पब्लिक या प्राइवेट नहीं करेंगे। अब आगे आता है रिकॉल। रिकॉल में होता है कि आपने कोई लॉ लेकर के आए और आपने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए उनको ऐसे काम करना है, तो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि रॉसू में हमने देखा था कि लोग बनाएंगे लॉ और लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम दिया जाएगा स्टेट को, और स्टेट में होंगे एग्जीक्यूटिव, स्टेट में होंगे कुछ ऐसे लोग जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इनको पसंद नहीं आया इनका काम, इनको पसंद नहीं आया जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इन लोगों के पास में ये राइट है कि ये लोग ऐसे एग्जीक्यूटिव को उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं। तो दैट इज रिकॉल। रिकॉल मतलब वापस बुला लो कि आपसे नहीं होगा, आप स्टेट के एग्जीक्यूटिव बनने के लायक नहीं हो, आप आपने उस हिसाब से काम नहीं किया है जिस हिसाब से हमने बोला था आपको। आप अपने, मान लीजिए कि कोई करप्शन कर रहा है तो उस हिसाब पे लोग ऐसे एमपी या एमएलए को वापस बुला लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आपका एमपी और एमएलए काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो आप अकाउंटेबल उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी का से वो कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन क्वेश्चन हिज अकाउंटेबिलिटी because that person will be accountable for all the actions that he has taken in that time period. उस टाइम पीरियड में जो भी एक्शंस उन्होंने लिए हैं उसके लिए उन्हीं को जिम्मेदार माना जाएगा। आप जिम्मेदार नहीं है, आपने अच्छे से अपना काम नहीं निभाया है, तो आपको आपके पोजीशन से हटाया जाएगा। ऐसी पावर्स होती हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। आगे आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। जैसे इनिशिएटिव रहता है कि अगर लोगों को ये जानना हो कि हो क्या रहा है डिपार्टमेंट में, कब तक कैसे होगा। जैसे कितनी बार होता है कि यूपीएससी में लोग आरटीआई डालते हैं ये जानने के लिए कि क्या प्रोसेस फॉलो किया गया है, या ये जानने के लिए आरटीआई डाली जाती है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है,
इनिशिएटिव फॉर इम्पीचमेंट भी हो सकता है, इनिशिएटिव फॉर एनी बिल भी हो सकता है मेरे लिए, ठीक है। कोई भी एक्शन आपको लेना है अपनी कंट्री में रिफॉर्म लाने के लिए, तो उसमें वो इनिशिएटिव में आ जाएगा वो। फिर सिटीजन चार्टर रहता है इसमें कि लोगों के पास में क्या ड्यूटीज रहती हैं और लोगों के पास में क्या राइट्स रहते हैं, वो चार्टर पूरा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। बट ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मेथड्स वगैरह क्या क्या मेथड्स होते हैं, हमसे पूछा जाएगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करते हैं। थ्योरेटिकल के हिसाब से पार्टिसिपेटरी में आएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इसको बोलते हैं, तो पार्टिसिपेटरी में आते हैं हमारे एम एन रॉय। एम एन रॉय रेडिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो हमारे सिलेबस में तो देखो तीन है, तीन मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन हमने तो सिर्फ दो ही कवर किए, क्योंकि तीसरा जो मॉडल है वो पार्टिसिपेटरी ही होता है, लेकिन बस उस पर डेमोक्रेसी का मतलब ही है सीधा डिलिबरेटिव। डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप डेलिब्रेशंस करते हो, डिस्कशन करते हो, डिबेट करते हो कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, और डिबेट और डिस्कशन के बाद में ही आप लोग डिसीजंस लेते हो कि क्या लॉ बनाया जाना चाहिए था। लेकिन आज के टाइम पे डेलिबरेटिव वर्ड अलग से ऐड किया जाता है इसमें। क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोग आज अवेयर नहीं है उनको, बिकॉज पीपल आर फॉरगेटिंग द डेलिबरेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से लोगों को सिर्फ इतनी चीज याद रहती है कि हमको जाकर के वोट करना है इलेक्शंस में। उनको ये चीज याद नहीं रहती है कि डेमोक्रेसी का ये भी मतलब है कि आपके अगर कोई कंसर्न्स हैं तो आपको वो वॉइस करने चाहिए। डेमोक्रेसी में राइट दिया गया है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको डेलिबरेशन करनी चाहिए उस पर्सपेक्टिव पे। कोई लॉ बनाया जा रहा है तो आपका भी इनपुट होना चाहिए उसमें कि क्या लॉ बनाया जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं, आपको पसंद है कि ये चीज़ हमको फ़ायदा नहीं करेगी, तो उस हिसाब से उसमें अपने इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है। सो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे बहुत है। डेलिबरेटिव का मतलब, देखो कोई भी डेमोक्रेसी हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी हो, ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है डेलिब्रेशन करना, आपस में डिबेट और डिस्कशन करना। अब ये अलग बात है कि रिप्रेजेंटेटिव में आप डिस्कशन और डिबेट नहीं करोगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। डायरेक्ट में आप खुद जा करके डिस्कशन और डिबेट करोगे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे प्रीफिक्स ये ऐड किया गया है डेमोक्रेसी के आगे, डेलिबरेटिव वर्ड इसीलिए बनाया गया ताकि लोगों को पता चले इसका मीनिंग, क्योंकि वरना तो वो भूलते जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी डेलिबरेटिव भी होती है, आपको हर चीज़ की डिबेट और डिस्कशन करनी होती है। एक रैशनल डिबेट नहीं होती है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे गवर्नमेंट कोई लॉ ले आती है तो लोगों को नोटिफिकेशन से पता चलता है, अच्छा ये नई चीज़ आई है, अरे ये किया गवर्नमेंट ने, ये तो बहुत अच्छी चीज़ की है, या ये स्टेप उठाया है तो ये तो हमारी कंट्री को फायदा करेगा। तो हम अपने पर्सनल स्फेयर में ही अपने ओपिनियंस रखते हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस दैट, उसको पब्लिक में हम शेयर नहीं करते हैं, हमारे कंसर्न्स नहीं रखते हैं क्या चीज़ सही रहेगी क्या चीज़ गलत रहेगी। इसीलिए डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट आता है, ठीक है। तो वाई देर इज अ राइज ऑफ दिस, लाइक आज के टाइम पे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत इसलिए है बिकॉज देर इज अ राइज ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव। आज के टाइम पे डेलिबरेटिव इसीलिए वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जैसे एमपीज एमएलएज हो गए, अपनी तानाशाही चलाते हैं वो लोग, अपने मुताबिक रन करते हैं गवर्नमेंट को, अपने मुताबिक लॉज बनाते हैं और लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का एसेंस ही यही है, ताकि लोगों को पता चले कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपसे भी पूछा जाए कि क्या आपको आपके मुताबिक रूल किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ एक्टिविज्म ऑफ जुडिशरी के चलते भी आज जुडिशरी बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लॉज लाई जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं जिसमें इवन जुडिशरी भी एक्टिव होने के कारण बहुत सारी चीज़ें करती है। बहुत ऐसे एक्शंस और लॉज देखो दो तरीके से बनते हैं, या तो डायरेक्ट लेजिस्लेचर चाहे एग्जीक्यूटिव ने बनाती है, और आजकल तो जुडिशरी भी बनाती है। जैसे रिसेंटली जो अ, हमारा आप लोग मूवी थिएटर्स में जाते हैं तो वहाँ पर नेशनल एंथम चलता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, कभी मूवी थिएटर्स में जाते थे, लेकिन ये रिसेंटली ही हुआ है कुछ सालों से
कि नेशनल एंथम ऐसे स्टार्ट होता है और हर किसी को खड़ा होना होता है। नेशनल एंथम यहाँ पर क्यों होना चाहिए, मतलब मूवी थिएटर्स में ही क्यों? तो जुडिशरी के वहाँ से ये ऑब्वियसली कुछ लोग इसके फेवर में होंगे, कुछ इसके फेवर में नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज कि जुडिशरी ने बहुत ही एक्टिविज्म के साथ में ये चीज़ डाली, तो लोगों का भी तो ओपिनियन लेना चाहिए था इस चीज़ में। So because of the rise of activism of judiciary also, this is one part. Another reason is the decline of deliberative chambers. अब आज के टाइम पे क्या होता है, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स और ये सब बैठ कर के आपस में डिबेट तो करते नहीं है कि क्या लॉ बनाना। मास्टर्स होते हैं उनको स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये कहा था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने ये बोला था कि इसमें नेगोशिएशंस होंगे इन मास्टर्स के आपस में, क्योंकि जो आपकी फैमिली होती है, फैमिली एक के इंटरेस्ट को नहीं रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि एक फैमिली का इंटरेस्ट सभी का इंटरेस्ट हो गया। स्टेट में अलग अलग फैमिलीज रहती हैं और अलग अलग फैमिलीज के चलते अलग अलग उनके कंसर्न्स हो सकते हैं, अलग अलग उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं। आए समझ? अब तो इंटरनेट एक्सेस इज आल्सो फंडामेंटल राइट एज पर केरला हाई कोर्ट डिसीजन। एग्जैक्टली। सो एक्टिविज्म, इसकी वजह से डिलिब्रेशन करने की जरूरत है कि वेदर इट इज राइट और नॉट, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस की बात जो बोली गई, पेरेंट्स से पूछिए। इंटरनेट एक्सेस की वजह से कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। बच्चे सारा दिन इंटरनेट पे गेम खेलते रहते हैं, वीडियोस या कार्टून्स देखते रहते हैं। आया समझ? सो पेरेंट्स से उनकी रजामंदी तो पूछनी चाहिए वेदर दे आर रेडी फॉर इट और नॉट। तो बिना डेलिब्रेशंस के सीधा सुप्रीम कोर्ट ने भी या केरला की हाई कोर्ट ऐसे डिसीजन सुना देती है, ठीक है। सो डेलिब्रेशंस होना चाहिए, लोगों को पहले पूछो तो लोगों को, ठीक है आपको ये चीज करनी है, लेकिन एटलीस्ट लोगों का ओपिनियन के साथ करो। अगर लोग उसके फेवर में होंगे तो आपको करना चाहिए। एट द सेम टाइम आपस में लोग बिल्कुल भी डेलिब्रेशन नहीं करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, चाय की दुकान पे लोग बैठे होते थे, वहाँ पर खूब एकदम डिबेट चल रहा होता था कि सरकार क्या कर रही है, क्या होना चाहिए। यहाँ पर अब वो भी चला गया है, मॉडर्निटी के चलते कॉम्प्लेक्स लाइफ इतनी हो गई है कि लोग अब अपने घर में चाय पीते हैं, चाय की दुकानों पे जाकर के कोई नुक्कड़ पे जो चाय पे चर्चा होती है वो सब चीज़ें वहाँ नहीं होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो नॉइजी डेमोक्रेसी है। लोकसभा को देखो, राज्यसभा को देखो, कोई भी इशू होता है तो आपस में लड़ते हैं, तो वहां पर हेल्दीली कॉन्वर्सेशन, डेलिब्रेशन नहीं होता है, नेगोशिएशंस नहीं होते हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी को जूते चप्पल फेंक के मार रही होती है, तो इतनी नॉइज होती है कि वही चीज न्यूज़पेपर में आती है, तो हेल्दी काम तो कुछ हो ही नहीं पाता है। सो दिस इज व्हाट वी सी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की, इसीलिए आज रिक्वायरमेंट है। डेलिबरेटिव ही होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी डेलिबरेटिव ही चाहिए, क्योंकि आपस में नेगोशिएशन करके ही डिसाइड किया जाना चाहिए कि क्या रूल्स इसमें होने चाहिए, क्या रूल्स या लॉज लाए जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि इट इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस टुडे, आज के टाइम पे लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए अलग से एक मॉडल्स आज कल हमें पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलता है, विच इज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की वो बात हाईलाइट करते हैं उसको, ठीक है। सो दैट इज अबाउट डेलिबरेटिव। तो एक तरीके से ये इन्हीं दोनों के बीच में आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाएगा इसमें, पार्टिसिपेटरी भी आ जाएगा, ठीक है, मोस्टली पार्टिसिपेटरी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी याद रखेंगे आप, इसमें एक तो लिबरल का आइडिया रहेगा, एक मार्क्सिज्म का आइडिया रहेगा, एंड इसमें लेफ्टिस्ट मॉडल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो एम एन रॉय का मैं बता रही थी, दैट इज द लेफ्टिस्ट मॉडल। रेडिकल डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं। रेडिकल डेमोक्रेसी कहाँ से बना है वर्ड? रेडिक्स से आया है। दिस हैज कम फ्रॉम रेडिक्स। रेडिक्स का क्या मतलब होता है? रेडिक्स का मतलब होता है रूट्स। यस, रूट्स मतलब जो रूट्स हैं हमारी, ग्रास रूट्स। रूट्स का मतलब ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी सबसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम हो, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। बॉटम अप अप्रोच को प्रमोट करते हैं एम एन रॉय। बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा? ग्रास रूट लेवल पे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो सब ऑल्टरन क्लासेस हैं, जो जो कि ट्राइबल सेक्शंस हैं, उनको एम्पावर किया जाना चाहिए, उनके कंसर्न्स उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो अपने मुताबिक अपने आप को गवर्न कर सकें, और उसके लिए इनको इतने राइट्स दिए जाने चाहिए कि वो अपने कंसर्न्स भी रख सकें।
तो इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जब भी डेमोक्रेसी की बात की जाए, जैसे लिबरलिज्म की जब मैं बात करती हूँ, तो हम लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी में बोलते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म में लिबरलिज्म का मतलब है क्लासिकल लिबरलिज्म, है ना। ओरिजिनली फॉर्म में जो आया था वो क्लासिकल आया था। ऐसे ही डेमोक्रेसी में ओरिजिनल फॉर्म पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब शुरुआत में जो हमारे वर्ल्ड में पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि अब पार्टिसिपेटरी कैसे रहेगी, पहले देखो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बार बार ऐसे इलेक्शन या रेफरेंडम ऐसे कराया जाए। बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा उसमें वेस्ट होगा और ये फ्यूटाइल प्रोसेस रहेगा पूरा, ठीक है। फ्यूटाइल क्या, तो मतलब पैसा इतना वहीं पे वेस्ट हो रहा है, तो अगली बार किस किस इशू के लिए आप बार बार रेफरेंडम कराओगे बार बार लोगों को, फिर तो लोग अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटीज़ के चलते, साइज ऑफ कंट्री को देख करके, पॉपुलेशन को देख करके ये सब चीज़ें देखी जाती है। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में पार्टिसिपेटरी थी, जब सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था, छोटे छोटे ऐसे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, वहाँ पे डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई, तो यहाँ से चेंज होकर के मेथड बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। तो यानी डेमोक्रेसी की अगर डेफिनेशन देखोगे तो डेमोक्रेसी के बारे में बोला जाता है द डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही है जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो डेमोक्रेसी एंशिएंट ग्रीस से स्टार्ट हुई थी। एरिस्टोटल ने पॉलिटी के बारे में बात की थी कि पॉलिटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ। कल मैंने आपको बताया था कि एक एरिस्टोटल ने बात की थी पॉलिटी की और एक डेमोक्रेसी की। तो जिस डेमोक्रेसी की एरिस्टोटल बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो जो डेमोक्रेसी जो वर्स्ट वाली थी वो थी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोगों को पागल बना करके जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पावर में आते हैं और तानाशाही अपनी दिखाने लग जाते हैं। डिक्टेटरशिप टायरनी में कन्वर्ट हो सकता है। डेमोक्रेसी कैन टर्न इनटू दिस डिक्टेटरशिप ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर अपने हाथ में सारी पावर लेने का। और पॉलिटी थी, पॉलिटी भी एक और फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, लेकिन पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी में यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी। पॉलिटी इज मोर अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, जहाँ पर सभी आकर के वेरियस सेक्शंस, यहाँ पर नेगोशिएशन होगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। और आपको पता है कि जो एरिस्टोटल थे, तो एरिस और डिस्पैरिटीज भी कम होता जहाँ पे, ठीक है। यस, हाँ, सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी, फर्स्ट फॉर्म टायरनी थी हमारी। तो एरिस्टोटल ने अपना पॉलिटिकल एग्जाम्पल भी दिया था। इसके साथ में हमने देखा था कि एरिस्टोटल फिलोसोफर किंग यानी मोनार्की को उसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि मोनार्की एब्सोल्यूट पावर आ जाएगा राजा के पास में, एब्सोल्यूट पावर करप्ट करती है एक इंसान को, एब्सोल्यूट पावर के चलते तानाशाही में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए देखेंगे कि एरिस्टोटल ये बोलते हैं कि कोई भी कॉमन मैन होता है, ऑर्डिनरी पर्सन होता है, उसको अगर बेटर डिसीजंस अपने लेने हैं तो आप गहन विचार करके, यानी डेलिबरेट करके ही आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर फिलोसोफर किंग जैसे जो लोग होते हैं वो अकेले बैठकर ही डिसाइड करेंगे कि सबके भले के लिए क्या करना है, तो उससे बेहतर डिसीजन लेते हैं आफ्टर नेगोशिएटिंग विद ईच अदर कॉमन मैन। उससे बेहतर डिसीजन तो एक कॉमन मैन ले लेता है। इसीलिए एरिस्टोटल डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फेवर करते थे, लेकिन इनको क्रिटिसाइज किया गया था कि इन्होंने बहुत ही नैरो व्यू लिया है सिटीजनशिप का, क्योंकि इनके मुताबिक ना तो ओल्ड मैन इसमें आते थे, ना ही वेमेन आती थी, ना ही चिल्ड्रन आते। चिल्ड्रन तो खैर क्यों ही आएंगे, लेकिन वेमेन भी नहीं आती थी, ओल्ड पीपल भी नहीं आते थे, स्लेव्स भी इसका पार्ट नहीं थे। ये रीजन की वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया एरिस्टोटल के काम को। लेकिन एरिस्टोटल थे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के सपोर्ट में। ऐसे ही एक एक करके यहाँ पर मैं बताऊंगी अभी, तो ये डेलिबरेशन में ही आ जाएगा। स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, एक है पर्सिलिस। पर्सिलिस एंशियंट ग्रीस के
एक वहाँ के थिंकर या आप बोल सकते हैं कि राजा हुआ करते थे, ठीक है, पावर में होंगे ये भी। इनका कहना था स्टेटमैन, यस स्टेटमैन थे, मतलब मिनिस्टर टाइप के स्टेटमैन थे। तो पर्सिलिस का कहना था कि डिस्कशन इज नेवर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, डिस्कशंस अच्छी होती हैं, डिस्कशन कभी भी ग्रोथ को रोकेंगी नहीं। इनफैक्ट आपकी, जैसे अमर्त्य सेन ने भी तो सेम यही चीज बोली है कि ये चीज होती है जो डेमोक्रेसी होती है, इसमें बेस्ट बात ये होती है कि इंक्लूसिव होती है। जैसे हमने चाइना का मॉडल देखा था, चाइना का मॉडल इंक्लूसिव नहीं है, रूरल एरियाज उसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ अर्बन एरियाज में ग्रोथ हुई है। इंडिया में रूरल अर्बन दोनों ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इंडिया एंड भारत इज ग्रोइंग टुगेदर। ऐसे ही इनके अलावा एरिस्टोटल है, ठीक है। तो एरिस्टोटल डेलिब्रेशंस पे ध्यान देते हैं, तो ये भी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के हो गए, ठीक है। आगे हम जॉन रॉल्स पढ़ेंगे अभी, जब डेमोक्रेसी के बाद राइट्स का टॉपिक आएगा, उसके बाद जस्टिस का टॉपिक आएगा। तो जस्टिस के टॉपिक पे हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स क्या बोलते हैं? जॉन रॉल्स का कहना है, इन्होंने पब्लिक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। जॉन रॉल्स ने अपने कामों में एक थॉट एक्सपेरिमेंट की बात की थी, ठीक है। उसमें इन्होंने ये बोला था कि सभी लोग जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, सभी आएंगे एक जगह पे और आकर के नेगोशिएट करेंगे, और उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वो कौन से बैकग्राउंड से हैं, उनकी क्या आइडेंटिटी है, कि वो गरीब हैं या वो अमीर हैं, उनको नहीं पता होगा। और ऐसे लोग जब आते हैं और नेगोशिएट करते हैं कि सोसाइटी का बेसिस क्या होना चाहिए, सोसाइटी में जस्टिस कैसे प्रिवेल करेगा, कि हम लिबर्टी पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि इक्वालिटी पे ध्यान देंगे, कि हमको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है, लोगों की भलाई के लिए कुछ करना भी है या नहीं करना है। तो एक ऐसी सिचुएशन जॉन रॉल्स बताएंगे। तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रीजनिंग देते हैं कि जो लोग आपस में अपनी रैशनैलिटी के बेस पे, अपनी रीजन के बेस पे आपस में जो नेगोशिएट करेंगे एक दूसरे के साथ में, वो जो नेगोशिएशन होगा उसके चलते उनकी क्या प्रेफरेंस होगी। तो ये भी प्रमोट करते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, कि जस्टिस का आइडिया को प्रिवेल करने के लिए इन्होंने यही बोला, जस्टिस का आइडिया ऐसे होता है कि जिसमें ये तीनों चीज रहे, लिबर्टी भी रहे, इक्वालिटी भी रहे और डिफरेंस प्रिंसिपल भी रहे। ये इनका कहना था। अमर्त्य सेन ने अपनी बुक अनसर्टेन ग्लोरी में भी यही बोला है। अमर्त्य सेन का कहना है कि आज के टाइम पे पब्लिक डिबेट नहीं होती है, यही रीजन है कि इंडिया पीछे चल रहा है। इंडिया हेल्थ में क्यों पीछे है? हेल्थ में आज हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि इंडिया में हेल्थ को लेकर के कोई पब्लिक डिबेट ही नहीं है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। पब्लिक डिबेट होना चाहिए। देखो, जिस इश्यू को लेकर के पब्लिक बहुत ज्यादा बात करेगी, तभी तो सरकार उस पर ज्यादा नोटिस करेगी। अब जैसे लोकपाल और लोकायुक्ता कैसे आया, सरकार ने भी बहुत बार सोचा होगा, लेकिन आया कैसे? जब पब्लिक ने फाइनली डिबेट की और उसके बाद पब्लिक ने प्रोटेस्ट किए, डिमॉन्स्ट्रेशन किए, पब्लिक ने अनशन किए, पब्लिक ने डिमांड की कि ये चीज हमको जरूरी है, करप्शन मिटानी चाहिए, है ना। तब आया लोकपाल एंड लोकायुक्ता। तो सेम चीज आज अगर हेल्थ में कुछ नहीं हो रहा है तो डिबेट होनी चाहिए। अगर जितनी वाइड डिबेट रहेगी, जितना ज्यादा डीप में डिबेट रहेगी, उतना ही ज्यादा फिर ऐसे इश्यूज पे सरकार काम करना शुरू करेगी। सरकार की अटेंशन वहां जाती है जहां पर पब्लिक की अटेंशन होती है। अगर पब्लिक राम मंदिर कहाँ बनेगा इसी में अगर फंसी रहेगी, तो सरकार भी इसी चीज पे डेलिब्रेट करती रहेगी कि कब बनाना है, कब ये डिसाइड करना है और ये सब चीजें। तो पब्लिक का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, और पब्लिक में डिबेट नहीं है, आपस में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इश्यूज को लेकर के, तो सरकार भी क्यों अटेंशन देगी वहां पर? आया समझ? एनी डाउट? तो यानी पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। और स्कॉलर्स आते हैं इसमें, हैना अरेंट। हैना अरेंट ह्यूमन एक्शन के बारे में बात करती है। ह्यूमन एक्शन क्या है? ये मैन को क्या बोलती हैं कि मैन इज जोन पॉलिटिकॉन। मैन इज जोन पॉलिटिकॉन मतलब मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। इनका मानना है इसीलिए कि लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पॉलिटिकल एक्शन लेना चाहिए। ये रियल ह्यूमन एक्शन होता है।
ह्यूमन कंडीशन में यही ह्यूमन एक्शन है जब तक, वरना अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, तो आपका एग्जिस्टेंस बिल्कुल वैसा एग्जिस्टेंस है जैसा एनिमल का होता है। क्योंकि एक चीज जो मैन को ह्यूमन बनाती है, मैन को एनिमल से अलग करती है, वो है पॉलिटिक्स का पार्टिसिपेशन। तो ये सिविक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। Yes, this is right now I am covering this participatory democracy only, participatory या deliberative, क्योंकि देखो deliberative वर्ड हमने डेमोक्रेसी के आगे यूज किया राघव, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है deliberative, और डेमोक्रेसी ओरिजिनल फॉर्म में होती है पार्टिसिपेटरी। आज कॉम्प्लेक्स लाइफ की वजह से रिप्रेजेंटेटिव कर दी है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में तो पार्टिसिपेटरी रहेगी। तो इसीलिए डेलिबरेटिव हो या पार्टिसिपेटरी हो, पॉइंट्स इसके सिमिलर रहते हैं। तो हैना अरेंट बोलते हैं कि लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसी के चलते वो जो ऐसे टोटलिटेरियनिज्म राइज होता है, टोटलिटेरियन स्टेट आते हैं, उसको अपोज कर सकते हैं लोग। ऐसे ही बहुत सारे रेडिकल डेमोक्रेट्स में एम एन रॉय आएंगे। अभी यहाँ पे मैंने एम एन रॉय नहीं लिखा है, लेकिन एम एन रॉय के बारे में भी बात करते हैं। एम एन रॉय रेडिकल डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एम एन रॉय का मानना है कि मार्जिनलाइज सेक्शन को एम्पावर करने की ज़रूरत है, इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, इनको रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है, ये अपने आप को खुद को गवर्न कर सकते हैं, इनको गवर्निंग अपने राइट्स दीजिए, ठीक है, जिसमें अपने इंटरेस्ट ये खुद ही अपने बना सके, उस पे काम कर सकें, क्योंकि सभी लोग इनके ग्रुप के एक ही साथ आकर के दिल बी नेगोशिएटिंग, जो भी मेंबर्स रहेंगे इनके, ठीक है। सो दैट इज अबाउट डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। अब गांधी के भी सेम व्यूज थे ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर, लेकिन गांधी के व्यूज भी अभी मैं बता रही हूँ गांधी के क्या व्यूज थे। लेट मी टेल यू। रोसो के तो सबको याद है, रूसो के, इनके हैं, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, तो ये जनरल विल की बात करते हैं कि रियल विल के साथ में लोगों को आना है, साथ में पार्टिसिपेट करके लॉज बनाने हैं, और यही एक वे है जिसके थ्रू हम अपना फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकते हैं। वी कैन एक्सरसाइज द फ्रीडम इन द प्रेजेंस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अब बात करते हैं गांधी की। देखिए, गांधी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि गांधी का मानना था जो पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो प्रोस्टिट्यूट्स की तरह होती हैं। जैसे प्रोस्टिट्यूट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द मनी, ठीक है, तो उसी हिसाब से पार्टीज भी मनी और करप्शन ये सब चीजें के साथ में रिलेट करती है। तो गांधी का मानना था, ये फेवर करते हैं पार्टीलेस डेमोक्रेसी को, क्योंकि कि लोगों को खुद राइट्स दिए जाने चाहिए, क्योंकि पार्टीज क्या करेंगी, पार्टीज इतना वो स्पेस ही नहीं देंगी लोगों को कि इनके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पाएंगी, ये एक सेक्शन को प्रमोट करेंगी। दैट्स व्हाई सो पार्टीलेस डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करेंगे अपने राम राज्य में। और ये डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाने की बात करते हैं, पावर के आइडिया पे, इनका पावर को लेकर के जो आइडिया है हमको वो समझना है, तब हमको गांधी का आइडिया समझ में आएगा कि क्यों पंचायती राज को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो गांधी का पावर को लेकर आइडिया क्या है, लेट्स कवर गांधीज आइडिया ऑफ पावर। व्हाट इज गांधीज आइडिया ऑफ पावर? गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया था अपना ओशियनिक सर्कल्स का, कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियनिक सर्कल्स, जैसे समुंदर होता है ना, तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई हायरार्की नहीं है, ठीक है, कोई हायरार्की नहीं है सोसाइटी में। सेंटर में इंडिविजुअल को ये रखेंगे कि इंडिविजुअल सेंटर में होता है, एक इंसान, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेंटर में आप एक हायरार्की रख रहे हो कि सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरा डिसीजन लेगी। ये डिसेंट्रलाइजेशन की इसीलिए बात करते हैं कि ये जो
सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट सबको डिसाइड करके बताएगी कि सबको लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए। ये इसको इसके ऑपोजिट बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें कि इंडिविजुअल को सेंटर में रखो, स्टेट को सेंटर में मत रखो, सरकार को सेंटर में मत रखो, इंडिविजुअल को सेंटर में रखो। तो गांधी बोलते हैं कि पावर का पर्पस क्या होता है। पावर का पर्पस एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। पावर इज नॉट मेंट फॉर फोर्सिंग अदर्स। पावर ये इसलिए नहीं होती कि आप दूसरे को फोर्स करो। पावर होती है एम्पावरमेंट। पावर मीन्स एम्पावरमेंट ऑफ अदर्स। जैसे कि ओशन में होता है, समुद्र में जो लहरें होती हैं, एक लहर आती है तो दूसरी लहर को इस तरीके से एम्पावर करती है। मान लीजिए यहाँ से आपने कुछ एक फोर्स जो जाएगी, यहाँ से एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती है, ऊपर नीचे से ट्रांसफर होती रहती है। तो समुद्र की लहरों की तरह ही होता है। इट इज लाइक द वेव्स इन द ओशन। हमको भी जैसे ओशन की वेव्स होती हैं, अपनी पावर को ट्रांसफर करती हैं, और पानी इस तरीके से पूरा ओशनिक करंट्स ऐसे ही चलते हैं। ऐसे ही हमको भी अपनी जो एनर्जी है वो दूसरों को ट्रांसफर करनी है। अगर हमारे पास पावर है तो हमको दूसरों को भी ट्रांसफर करनी चाहिए पावर। क्यों? इसका यहाँ पर आता है इनका सर्वोदया का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली गांधी क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि जो एक इंडिविजुअल है, हर एक इंसान के पास में पावर रहे, ठीक है। एंड ये चाहते थे कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लोगों के पास में पावर हो कि वो अपने आप को एम्पावर कर सके, दूसरे लोग भी उनको एम्पावर कर सके। इसीलिए गांधी ने बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉन रॉल्स बोलेंगे, बिल्कुल सेम उस आइडिया पे बोलते हैं कि देखो सोसाइटी में जो लोग बुर्जुआजी क्लास होते हैं, ठीक है, उन लोगों के पास में लैंड होती है, उन लोगों के पास में रिसोर्सेज होता है, पैसा होता है, उन लोगों के पास में पावर भी होती है, ठीक है। अगर वो ये अपनी पावर यूटिलाइज करते हैं लोगों की भलाई करने के लिए, वो भलाई करेंगे तो जो दूसरे वीक सेक्शन होंगे वो उनकी भलाई करेंगे, ठीक है। ये जब ऊपर चढ़ जाएंगे तो दूसरों की भलाई करेंगे। तो मतलब पूरी जो सोसाइटी है एक माला की तरह है, ठीक है। एक ऐसी ओशियनिक सर्कल की आप बोल सकते हैं, एक मोतियों की माला जैसे है, ठीक है, जिसमें आपको अगर एक मोती भी अगर यहाँ से एक भी उसका हिस्सा अगर कमजोर पड़ गया तो पूरी माला टूट जाएगी, तो पूरी सोसाइटी इनस्टेबल हो जाएगी। इसीलिए पावर क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए एम्पावरमेंट। एक की एम्पावरमेंट नहीं, सबके एम्पावरमेंट। और सबके एम्पावरमेंट तब होती है जब एक पार्टी नहीं होती, क्योंकि पार्टी हमेशा क्या करती है? पार्टी किसी ना किसी पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी पार्टी। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी इसीलिए चाहेंगे, ये डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड करेंगे। आया समझ? पावर का क्या आइडिया है इनका? गांधीज्म के नोट्स अभी मैंने प्रोवाइड नहीं किए हैं, गांधीज्म के नोट्स आगे आपको मिल जाएंगे। अभी गांधीज्म हमने पढ़ा नहीं है, गांधीज्म हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे। इसको और डिटेल में देखेंगे कि गांधी क्या सोचते हैं, गांधी का क्या आइडिया है। सो दिस इज अबाउट हैना अरेंट एंड गांधी। गांधी भी मैंने बता दिया, हैना अरेंट भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ हैना अरेंट व्यू ऑफ पावर इज डिफरेंट फ्रॉम गांधी। हैना अरेंट बोलती है कि सभी लोगों को साथ में आना होगा, ठीक है। गांधी बात करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम की। इंडिविजुअल वो डिसेंट्रलाइजेशन इसीलिए चाहते हैं कि लोग जो हैं अपने आप को गवर्न करें, लोगों के पास में अपने मुताबिक जो भी उनको कोई डिक्टेट ना करे, ठीक है। हैना अरेंट का ये मानना नहीं है। हैना अरेंट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, आइडिया काफी सिमिलर है, लेकिन हैना अरेंट बोलती है पावर तब एमर्ज होती है जब सब लोग साथ में आते हैं। गांधी बोलते हैं हर किसी के पास में पावर होती है, ठीक है, और किसी के पास ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, तो ट्रांसफर करनी चाहिए। अब है हेबरमास। हेबरमास भी काफी इंपॉर्टेंट है, नियो मार्क्सिस्ट है ये हेबरमास। हेबरमास हमने देखा था, इन्होंने लेजिटिमेशन क्राइसिस दिया है, पढ़ा था हमने लेजिटिमेशन क्राइसिस। वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और ये बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाएगा, इसने सिर्फ क्राइसिस को डिले किया। एक दिन यहाँ पर भी क्राइसिस आएगा और ये भी
मतलब क्राइसिस के चलते पूरा खत्म हो जाएगा, तब लोग यहाँ पर स्टेट को हटा देंगे। तो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन आएगा बेसिकली, और रेवोल्यूशन के बाद वर्किंग क्लास अपना लैंड और कैपिटल सब कुछ ले लेगी और कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करेगी, बिकॉज ही इज अ नियो मार्क्सिस्ट। तो इनके कार्ल मार्क्स से आइडियाज काफी सिमिलर रहेंगे। तो हेबर मार्क्स ने दो कॉन्सेप्ट की बात की, एक है आइडियल स्पीच सिचुएशन, एक होता है कम्युनिकेटिव एक्शन। एक होती है आइडियल स्पीच सिचुएशन। आइडियल स्पीच सिचुएशन क्या होती है? हेबर मार्क्स बोलते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि किसी भी डेमोक्रेसी में एक आइडियल स्पीच सिचुएशन होनी चाहिए। आइडियल स्पीच सिचुएशन यानी अपॉर्चुनिटी ये होनी चाहिए आपके पास में, जैसे कि क्लास में अंश है, अंश के अपने व्यूज हैं, अजीत के अपने व्यूज हैं, ठीक है। तो अंश अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ठीक है। और आइडियल स्पीच सिचुएशन होगी कि अजीत भी अलाउ करें कि ठीक है अंश, आपके जो पॉइंट है आप रखो। एक बार अंश ने अपने पॉइंट रख दिए तो अजीत भी फिर अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। तो ये आइडियल स्पीच सिचुएशन होती है। स्पीच मतलब आप आपस में बात कर रहे हो, कुछ नेगोशिएट कर रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दोगे बात करने के लिए, ठीक है। दैट इज आइडियल स्पीच सिचुएशन। हाँ, मोर लाइक अ जॉन स्टुअर्ट मिल वाला केस। लेकिन अब देखो, एक आइडियल स्पीच सिचुएशन कौन सी नहीं होती है। मान लो अंश कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, अंश ने अपनी बात बोली और अजीत ने भी बोला कि चलो ठीक है आप बोल लीजिए, अब मैं अपनी बात बोलता हूँ, ठीक है। अब जब अंश ने अपनी बात तो बोल दी, लेकिन जब अजीत की बोलने की बात आई तो अजीत को, ये अंश उठ करके चले गए, ठीक है। या अंश ने क्या किया कि अंश ने इनका लेट्स से दैट ही हैज कवर्ड हिज माउथ कि मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, या इनको अलाउ ही नहीं किया, अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि ये भी बोल पाए, इनकी बात काट दी। सो दैट इज नॉट एन आइडियल स्पीच सिचुएशन। तो हेबर मास का कहना है कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वो होती है, डेलिब्रेशन, असली डेलिब्रेशन वो होती है जिसमें आइडियल स्पीच रहे, मतलब सामने वाले को मौका भी दिया जाए। जैसे कि क्या होता है कि मान लो लोकसभा में बैठे हुए हैं एंड कांग्रेस और बीजेपी आपस में बोल रहे थे, तो कांग्रेस ने जब बात बोलनी थी, अपनी क्रिटिसाइज करना था, बीजेपी ने आराम से बैठ के सुना। और जब बीजेपी को बोला था तो कांग्रेस वाले बवाल करने लग गए, तो वहां पर जूते चप्पल उठ गए और एक दूसरे को ऐसे पीटने लगे या जो भी हुआ, ठीक है, पूरा ऐसे बवाल हुआ। तो दैट इज नॉट एन आइडियल स्पीच सिचुएशन। आइडियल स्पीच सिचुएशन होती है आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दो कि आपके जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आप बोलना चाहते हो, आई गिव यू अपॉर्चुनिटी, आप बोलिए, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज एन आइडियल स्पीच सिचुएशन। फिर इन्होंने बोला लेकिन आइडियल स्पीच सिचुएशन के साथ साथ कम्युनिकेटिव एक्शन भी होना चाहिए। अगर एक आइडियल स्पीच सिचुएशन है, मतलब अब अंश और अजीत यहाँ पर बात कर रहे थे, अंश ने अलाउ किया कि ठीक है मैंने अपना बोल दिया, अजीत आप बोलिए, अजीत ने भी बोल दिया। उसके बावजूद भी, जैसे सपोज अंश कोई बात गलत बोल रहे हैं, अजीत ने बोला उनको कि नहीं ये बात आप गलत बोल रहे हो, ये बात ऐसे सही है। अगर अजीत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला, उसके बावजूद भी अंश उसको नहीं समझेंगे, तो यानी ये कम्युनिकेटिव एक्शन नहीं है। कम्युनिकेटिव एक्शन होता है कि सामने वाला को समझना भी चाहिए कि ये चीज नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। दैट इज अ कम्युनिकेटिव एक्शन। डेमोक्रेसी वहां काम करती है, पार्टिसिपेशन अगर लोग करते हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी अलाउ करोगे लेकिन सुनोगे नहीं एक दूसरे की, समझोगे नहीं। आपको समझना है सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, क्या पॉजिटिव है इसमें, क्या नेगेटिव है। यस, एंटागोनिस्टिक डायलॉग्स की बात आती है यहाँ पर, कि वहां पर कोई रेजोल्यूशन अलाउ किया भी जाएगा कि नहीं, इसका रेजोल्यूशन हो भी सकता है कि नहीं। दैट इज अबाउट दिस कम्युनिकेटिव एक्शन। समझ में आया? कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में। तो हेबर मास ने कम्युनिकेटिव एक्शन दिया, और हेबर मास ने अपनी आइडियल स्पीच सिचुएशन में ये बोला कि जब भी आइडियल स्पीच सिचुएशन होती है जब कोई फोर्स नहीं होती बाहर से, सिर्फ एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नो अदर फोर्स दैट एग्जिस्ट, जहाँ पर सभी को इक्वल राइट दिए जाते हैं बोलने के लिए, सभी को इक्वल चांस दिया जाएगा बोलने के लिए, सभी के आइडियाज जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो अपने प्योर और ऑनेस्ट आइडियाज आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वो होती है आइडियल स्पीच सिचुएशन। तो आइडियल स्पीच सिचुएशन हैना अरेंट और इन सभी से काफी सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब भी बात आएगी पार्टिसिपेटरी की, तो पार्टिसिपेटरी में आप ज्यादातर लिख सकते हैं गांधी के आइडियाज,
रॉसू के आइडियाज, जयप्रकाश नारायण लिख सकते हैं आप। ये तो पार्टिसिपेटरी में लिख देना। हैना अरेंड भी पार्टिसिपेटरी में लिख सकते हो आप। जॉन रॉल्स और ये सभी पार्टिसिपेटरी में लिख सकते हो। मतलब ओवरलैप होता है एक तरीके से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेलिबरेटिव को पार्टिसिपेटरी के साथ में कंपेयर कीजिए, ये भी आ सकता है। तो देखो, आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है, हम एज ऑफ डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज में डेमोक्रेसी प्रेजेंट है। लेकिन इट इज ऑल्सो द एज ऑफ डेमोक्रेटिक कंफ्यूजन। डेमोक्रेसी है लेकिन कंफ्यूजन भी है लोगों में, क्योंकि अलग अलग फॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी के, अलग अलग मॉडल्स हैं। तो उसमें से एक मॉडल आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, वो ज़्यादा प्रेवलेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि जनता भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से, ठीक है। लेकिन ये रियलाइज किया गया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमारी जो डेमोक्रेसी के मेन आइडियाज होते हैं उसको अचीव करने के लिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बेहतर होती है, ठीक है। और फिर पार्टिसिपेटरी में आप गांधी का नाम ले सकते हो, हैना अरेंड का नाम ले सकते हो, रूसो का नाम ले सकते हो, इन सब का नाम ले सकते हो। लेकिन बाद में आप लिख सकते हो कि बाद में ये रियलाइज किया गया कि पार्टिसिपेटरी भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब तक आप डेलिब्रेशन ही नहीं करो, सिर्फ मान लो आपने पार्टिसिपेट किया, आपने ज्यादा नेगोशिएशन नहीं की, पार्टिसिपेटरी में आपने पार्टिसिपेट तो किया, नाम नाम का पार्टिसिपेट किया आपने, आपने कोई डेलिब्रेशन नहीं की, तो वो भी रियल डेमोक्रेसी नहीं आ पाएगी, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। उसमें फिर आएंगे हमारे हैना अरेंड को दोबारा से डिस्कस कर सकते हो, हेबरमास को डिस्कस कर सकते हो आप। हेबरमास की आइडियल स्पीच सिचुएशन, क्योंकि हेबरमास क्या बोलते हैं कि आइडियल स्पीच सिचुएशन होती है पार्टिसिपेट कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन साथ में कम्युनिकेटिव एक्शन भी होना चाहिए, समझना भी चाहिए सामने वाले, ठीक है। ऐसे ही हेबरमास के कॉन्सेप्ट में, हेबरमास ने अपने कम्युनिकेटिव एक्शन में बोला कि कम्युनिकेटिव एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं आइडियल स्पीच सिचुएशन में, लेकिन अपने एक आपस में समझते भी हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं और अकाउंटेबिलिटी भी रखते हैं। दे आर अकाउंटेबल टू ईच अदर, कि आपके एक्शंस के लिए, मेरे एक्शंस के लिए अकाउंटेबिलिटी रहती है कम्युनिकेटिव एक्शन। अब हेबरमास जैसा ही एक प्रिंसिपल है नैन्सी फ्रेजर का। नैन्सी फ्रेजर क्या बोलती है, ये भी बात करती है पब्लिक स्फीयर की। नैन्सी फ्रेजर ने पब्लिक स्फीयर की बात की। नैन्सी फ्रेजर का कहना था कि ये बिलीव करती थी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं उनके लिए एक आइडियल स्पीच सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन अपना खुद का एक पब्लिक स्फीयर होना चाहिए। जैसे हेबरमास ने बोला, एक पब्लिक स्फीयर की होने की बहुत ज़रूरत है। पब्लिक स्फीयर मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग आए और आपस में बातचीत करें, नेगोशिएशन करें, आइडियल स्पीच सिचुएशन हो, कम्युनिकेटिव एक्शन हो। तो हेबरमास ने दिया था पब्लिक स्फीयर, लेकिन नैन्सी फ्रेजर ने दिया काउंटर पब्लिक स्फीयर। काउंटर पब्लिक स्फीयर मतलब, अब देखो पब्लिक स्फीयर में तो सब आएंगे, मेजॉरिटी भी आएगी, माइनॉरिटी भी आएंगे, ठीक है, पब्लिक स्फीयर में दोनों आते हैं। नैन्सी फ्रेजर ने बोला कि एक काउंटर पब्लिक होना चाहिए। काउंटर पब्लिक का मतलब कि जो सब ऑल्टरनेट क्लासेस होती हैं उनके लिए एक अलग से भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहाँ पर सिर्फ सब ऑल्टरनेट क्लासेस ही आ सके और आपस में डेलिब्रेट कर सके अपने इंटरेस्ट को लेकर। दैट इज अ काउंटर पब्लिक स्फीयर, क्योंकि पहले उनको खुद भी तो डेलिब्रेशन करना होगा। डेलिब्रेशन करेंगे अपने खुद के स्फीयर में, तभी तो आगे जाकर के जब वो पब्लिक स्फीयर में जाएंगे तो अपने इंटरेस्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे। आया समझ? Subaltern class, marginalized section. Subaltern class means marginalized section. So that is the idea of Nancy Fraser. आगे आते हैं जोशुआ कोहेन। जोशुआ कोहेन जॉन रॉल्स से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जॉन रॉल्स हम आगे देखेंगे जस्टिस के आइडिया में। जोशुआ कोहेन ने भी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को लेकर के कुछ आइडियाज दिए। इन्होंने बोला कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट हैं सब, ठीक है, एक ऐसी एसोसिएशन लोगों की जहाँ पे इंडिपेंडेंसी हो एंड कॉन्टिन्यूसली डेलिब्रेशन होता रहे। कॉन्टिन्यूसली मतलब रोज डेली बेसिस पे या कंसिस्टेंटली होता रहे। तो लोग
तब एक्सेप्ट करेंगे कि डेलिब्रेशन इज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, वो होती है असली डेमोक्रेसी, जहाँ पर लोग एक दूसरे की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करें, जहाँ पर कोई भी फोर्स, ऐसा फोर्सफुल एनवायरनमेंट ना हो, कोई किसी को फोर्स ना करे, हर एक पर्सन समझे अच्छे से, दूसरे को रिस्पेक्ट करे और दूसरे को बोलने का भी मौका दे। दैट इज अ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो ये बोलते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कैसी होती है, जहाँ पर लोग इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पर एक एसोसिएशन बनाए आपस में डेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पर अगर कोई चीज़ डिसाइड करनी है तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने बोल दिया बस यही होगा, आपस में सभी डिबेट करके डिसाइड करें, वो होती है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जोशुआ कोहेन के अकॉर्डिंग। ये बोलते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें आप दूसरे की वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट करो, जहाँ पर सामने वाले को आप फोर्स मत करो, उसको भी अलाउ करो कि वो भी अपनी बात बोल सकता है, जहाँ पर लेजिटिमेसी हो कि सभी लोग आपस में जब एक बार डिबेट कर ले तो अल्टीमेटली जो भी रूल आए उसको सभी लेजिटिमाइज करें, मतलब सभी लेजिटिमेसी दें, सभी उसको फॉलो करेंगे, सभी उसको रिस्पेक्ट करेंगे उस रूल को। दैट इज अ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो जोशुआ कोहेन बताते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के बहुत बेनिफिट होते हैं, क्योंकि इसके चलते हम जो भी हमारे अंदर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं एक दूसरे को लेकर के, उसके साथ में हम डील कर सकते हैं। इससे लेजिटिमेसी आती है सोसाइटी में, इससे लोगों को और इंकरेजमेंट मिलता है कि वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें, पब्लिक कंसर्न को लेकर के जो भी मैटर्स हैं उनको डिस्कशन में लेकर के आए। इससे ये फायदा होता है कि सरकार और बेहतर पॉलिसी बना सकती है, ट्रस्ट डेवलप होता है सोसाइटी में, इससे इससे लोगों के जो इश्यूज को लेकर के अंडरस्टैंडिंग होती है वो इम्प्रूव होती है। फिर डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी साथ में मिलकर के डिसीजंस लेते हैं, तो एम्पावरमेंट होता है लोगों का, लोगों के पास में पावर आती है अगर डेलिब्रेशन से होता है सारा काम। इससे हमें हमारे खुद की जेन्युइन प्रेफरेंसेस भी पता चलती हैं। तो इस बेसिस पे जोशुआ कोहेन सपोर्ट करते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को। तो एक फिर उसके बेसिस पे ये रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि देखो, एक होता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये नहीं होता कि हेड काउंट, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज नॉट हेड काउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज अ हेड काउंटिंग प्रिंसिपल? हेड काउंटिंग प्रिंसिपल होता है, मान लो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए कुछ इशू की बात के बारे में बात करने, ठीक है, लेट्स से दैट 100 बंदे आए, तो ऐसा नहीं है कि देखो इस गांव में 100 बंदे रहते थे और 100 के 100 आकर के बात कर रहे हैं आपस में, दे आर डिलिबरेटिंग, आपस में डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं मान लीजिए। तो आप इसके बेसिस पे नहीं बोलोगे कि देखो ये लॉ इसलिए बनाया गया था क्योंकि 100 बंदे आए थे, और हेड काउंटिंग मतलब 100 हेड्स, क्योंकि 100 लोग मतलब 100 हेड्स, ठीक है। तो आप सिर्फ हेड काउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं काम करते हो। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिसमें आप जस्टिस के लिए, अगर जस्टिस आपको लेकर के आना है, यू स्टैंड फॉर द जस्टिस, यू स्टैंड फॉर फेयरनेस, ह्यूमन डिग्निटी को भी सपोर्ट करोगे, लेकिन जिसमें मेजॉरिटी मैटर नहीं करती, हेड काउंटिंग नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती, चाहे मेजॉरिटी में लोग रहें, मान लो 70 लोग बोलते हैं 100 में से कि नहीं ये चीज सही है और 30 बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, तो भी नेगोशिएशन स्टार्ट होने चाहिए, नेगोशिएशंस हो। सो इट इज नॉट अबाउट हेड काउंटिंग प्रिंसिपल कि आप आए 70 लोग लेकर के आए और 70 लोगों ने बोला हम तो यही करेंगे, तो 30 लोगों को भी वही करना पड़ेगा। डेलिबरेशन इज जहाँ पर इन लोगों को भी मौका दिया जाए बोलने का, और जहाँ पर ये अपना कन्वे कर सके, ये लोग समझे इनके इंटरेस्ट को कि हाँ ठीक है आपके भी कंसर्न्स हैं कुछ, और उसको साथ में लेकर के सबको चले। दैट इज अ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। सो हेड काउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है कि यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सभी डिसीजंस ऑथेंटिक डिसीजंस होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे मिलकर के आए और एक डिसीजन बोल दिया तो बस वो, अगर सब एक ही चीज को भी मानते हैं, मान लो 100 में से 100 लोग चाह रहे हैं कि यही चीज हो, लेकिन उस पर फिर भी उस पर नेगोशिएशन हो कि इसके क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, चाहे सब उसके फेवर में हो, तब भी डेलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है, ये बोलते हैं। ये तो ये बोलते हैं डेलिब्रेटिव का मतलब है डिबेट करना, वोटिंग इसका पर्पस नहीं है। वोटिंग ऐसा नहीं है कि 4 लोग आए और
वोट कर करके चले जाएं और बोल दें कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने समझ लिया, अब वोटिंग करते हैं। इसका मतलब होता है फोकस करना, उनको मनाना, जो लोग उस चीज़ के लिए मान नहीं रहे हैं कि नहीं हम इसके साथ सहमत नहीं है, उनको समझाना कि ये चीज़, ये स्टेप उठाना किस हद तक अच्छा रहेगा। उसके बेसिस पे आता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ऐसे ही जर्मी वॉल्ड्रॉन है, ड्वर्किन है। ड्वर्किन कौन है? ड्वर्किन इक्वालिटी में पढ़ेंगे हम। ड्वर्किन इक्वालिटी की बात करते हैं। ड्वर्किन भी बोलते हैं कि डेलिब्रेशंस होनी चाहिए किसी भी स्टेज पे। अगर जो लोग हैं, ठीक है, उसमें आपस में एक डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए कोई भी लॉ बनाने से पहले। जर्मी वॉल्ड्रॉन कॉस्मोपॉलिटन आइडिया को सपोर्ट करती हैं, तो इनका भी वही सेम चीज़ कहना है, जर्मी वॉल्ड्रॉन का। सो वी सी ऑल दी स्कॉलर्स कि इन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं यहाँ पर इन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो इसी के साथ हमारे जो मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो खत्म होता है। कैन वी रिमेंबर फ्यू एग्जाम्पल्स? हाँ, एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं इफ यू वांट। यहाँ पर कोई हेल्दी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, जैसे मार्जिनलाइज सेक्शन को लेकर के, कुछ इंटरेस्ट को लेकर के, ये बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हमारा खत्म हो चुका है। क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन क्षत्रिय? विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ, डेमोक्रेसी फिनिश। विच कोर्सेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर? 4 कोर्सेज होंगे स्टार्ट। एक तो आपका तो चलता ही रहेगा पॉलिटिकल साइंस का, 4 कोर्सेज होंगे। एक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स, एंड दूसरा है अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स इंग्लिश बैच के लिए होगा, आपके बैच के लिए अलग से होगा। एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन, तीसरा है करंट अफेयर्स, and the fourth one is international relations, previous year, current affairs, and there is one more, I am not remembering. हाँ, वीकली करंट अफेयर रहेगा। नहीं, जीएस आंसर राइटिंग करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। आपका तो चलता ही रहेगा ना कोर्स, आपका चलता रहेगा, आपका थोड़ी ना खत्म हो रहा है। लेकिन नए 4 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो बता देती हूँ एक बार, मुझे याद भी नहीं है चौथा कौन सा था। इंटरनेशनल रिलेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, भूल ही गई मैं। हाँ, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, इंग्लिश का, इंग्लिश का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। अभी एनरोलमेंट के लिए आई शेयर, शायद उन लोगों ने अभी तक पब्लिश नहीं किया है, थोड़ी देर में पब्लिश हो जाएगा तो मैं शेयर कर दूँगी। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश बैच के लिए होगा, जिनका अभी खत्म हुआ है ना, इनका कल खत्म होने वाला है, कल इनका आखिरी लेक्चर है। आप लोगों की छुट्टी है, कल इनका एक आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद इनका खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो फिर आपके, फिर अभी इस महीने तो आप ही के लेक्चर्स पे काम भी हुआ है काफ़ी, हमने डेली बेसिस पे क्लासेस ली हैं, तो आपकी अब डेली बेसिस पे ही चलेगी। ठीक है, हाँ, मॉर्निंग में 9:30 to 11 आप लोगों की क्लास रहेगी, 9:30 to 11। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और अभी डेमोक्रेसी और एक और टॉपिक जो इससे पहले था पावर वाला, उसकी मैं पीडीएफ्स शेयर कर दूंगी शाम तक। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोग आ सकते हैं अगर आपको आना है, नो इश्यूज। बाय। बाकी शाम को जिन लोगों को ऐसे राइटिंग क्लास में आना है आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे ऐसे में। इंग्लिश रिकॉर्डेड ऑफ बैच 6 शुड आई एनरोल? हाँ, यू कैन डू दैट इफ़ यू वांट, क्योंकि उसमें और एडिशंस भी हो सकते हैं। बिकॉज जब भी कोई नया बैच आता है, आई ऑलवेज ट्राई कि कुछ ना कुछ एडिशंस होते रहें उस बैच में। टेलीग्राम, हाँ जुनैद, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अभी लाइव आए ना, एक्चुअली आई वांट कि सब लोग लाइव रहें, क्योंकि एक बार मैंने ग्रुप में, पता नहीं कोई पब्लिक ग्रुप था जो मैंने बनाया है, वहाँ पर सब आकर के बोलते कि हम लोग
यू नो प्लस के स्टूडेंट हैं, तो ये डिफिकल्टी रहती है, मैं ऐड नहीं कर पाती। तो बैच नंबर 7 में है ना जुनैद आप? एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। आई थिंक आई हैव एडेड यू, कर दिया मैंने ऐड आपको। बैच 6 इज फॉर प्लस ओनली नो? नहीं, प्लस ही है। हाँ, तो आई हैव एडेड यू। ओके, बाय बाय।